नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 25 अप्रैल को मैंने आपको एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो में एक सवाल जिसका लिमिट π/4 से 5π/4 था और दिमाग में चलता रहा 3π/4। ये एक्चुअल में आ गया था थर्ड क्वाड्रेंट में और इसके कारण इसको बोला गया, मेरे द्वारा पढ़ा गया, लिखा गया सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए उसका आंसर चेंज हो गया था। एक बार उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सवाल ये था f(x) = a⁴x sin x माइनस cos x, और यहां पर x बिलोंग्स टू जो था वो था π/4, 5π/4। ओके, अब हम इसके ऊपर रोले की प्रमेय का सत्यापन कर रहे थे। रोले के 3 प्रतिबंध हैं। जो सवाल इन तीनों प्रतिबंधों को फॉलो करता है उस पर रोले की प्रमेय अप्लाई होती है। पहला था कि क्लोज इंटरवल a, b, जैसे यहां पर a का वैल्यू π/4 है, b का वैल्यू 5π/4 है। यदि ये क्लोज इंटरवल है, इसको संवृत अंतराल बोलते हैं, इसमें कोई फलन यदि संतत है यानी कंटिन्यूअस है। और दूसरा प्रतिबंध था कि विवृत अंतराल, खुले अंतराल में यदि कोई फलन अवकलनीय है, ठीक है, तब वो फलन तीसरे प्रतिबंध a, b यानी a पर फलन का मान और b पर फलन के मान के बराबर है। तो a और b के बीच में एक संख्या c ऐसी होनी चाहिए जिस पर फलन के प्रथम अवकलज का मान 0 हो जाता है। यदि ये तीनों प्रतिबंध फॉलो करता है वो फलन, तब a तथा b निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिस पर फलन के प्रथम अवकलज का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये दोनों तो ये फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है गुरुजी? ये एक त्रिकोणमितीय इतना भाग दो और ये एक चरघातांकी फलन है, इसके ऊपर x आ गया, ये चरघातांकी फलन है। आप कह देंगे चूंकि दिया गया फलन त्रिकोणमितीय और चरघातांकी फलन का कॉम्बिनेशन है, अतः यह फलन अपने दिए गए संवृत अंतराल में सदैव संतत और विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा। ऐसे फलन को जांच करने की जरूरत नहीं है कि संतत और अवकलनीय है या नहीं। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये चरघातांकी फलन और एक अलजेब्रिक फंक्शन को संतत और अवकलनीय चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कुछ फलन बहुत ही कम रेयर केस में 99.99% इनको डायरेक्टली अपन संतत और अवकलनीय, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं, वो बता दें और है 100%। तीसरे की बात करते हैं, एफ ए पता करते हैं। ए कौन है? π/4, वैल्यू रखता हूं e⁴ साइन π/4 माइनस cos π/4। स्टूडेंट्स देखें थोड़ा, e⁴ तो ये रहे, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो हम बात कर रहे थे यहां पर, ये आ गया हमारा, इन दोनों को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहां पर इसको e⁴ पढ़ा है, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, π/4 का वैल्यू 1/√2, तो साइन वाला वैल्यू भी हो गया -1/√2
और कोस वाला वैल्यू भी हो गया माइनस का 1/रूट। अब ये प्लस हो गया और ये माइनस है, ये प्लस का हो गया देखो 1/√2, ये माइनस का 1/√2 कैंसिल हो गया। क्या आया बताओ, ये भी सी, यानी एफ बी भी आपके पास में 0 आ गया और एफ ए भी आपके पास में 0 आ गया। तो आप कहेंगे चूंकि एफ ए बराबर एफ बी है, आप कहेंगे चूंकि एफ ए बराबर एफ बी है, तो ध्यान देना विवृत अंतराल या लिखूंगा -π/4 कोमा 5π/4 के मध्य कम से कम एक अवयव C इस प्रकार होगा कि एफ डे सी, मैंने सी माना है ना, कहां गया ये रहा सी, तो उसके ऊपर फलन के प्रथम अवकलज का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट यहां अलग से मैं इसका अवकलज करूं, एफ डे एक्स निकालूं, तो यहां पहला गुणा दूसरे का अवकलज, पहला गुणा दूसरे का अवकलज, पहला कौन है, कहां गया, साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, तो प्लस हो गया। अब की बार आएगा कि इसका करूंगा पहला गुणा दूसरे का अवकलज और प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज, e की पावर x का e की पावर x ही होगा और ये sin x माइनस कोस x ही पड़ा रहेगा। इसको हल करेंगे तो f डैश x क्या बनेगा बताता हूं आपको, देखना दोनों में से e की पावर x कॉमन आ गया है, यहां कोस x पड़ा ही था प्लस sin x पड़ा था, यहां sin x तो प्लस का रहेगा और cos x इसका हो गया माइनस का। ओके, आप देखो ये cos से cos कैंसिल हो गया, कितने साइन हो गए, 2 साइन हो गए, तो ये आ गया 2 e की पावर x और sin x। ओके, तो हम जब f डे c लिखेंगे तो x की जगह कौन आ गया c, तो 2 इंटू e की पावर c और इंटू साइन c बराबर c। ये पूरा वैल्यू तो 0 में चला गया, यहां 0 में चला गया, क्या आया साइन c इज इक्वल 0। और आपको बताना है, आपको पता है कि साइन का वैल्यू 0 कहां कहां होता है, साइन का वैल्यू 0 पे 0 होता है, 0 डिग्री पे, या 0 रेडियन बोल दो उसको, रेडियन बोलो उसको, 0 डिग्री मत बोलो, और एक पाई रेडियन पे होता है। तो 0 जो रेडियन आया वो तो हमारे इसके बीच का नहीं है, तो ये तो हो गया असंगत हल, ये तो हमें काम में नहीं लेना है, हमें वैल्यू रखनी है c इज इक्वल पाई, और जो पाई है वो बिलोंग्स टू है π/4 5π/4 के बीच में। ओके, ये हमारा हो गया क्या कि जो c का वैल्यू है वो दिए गए विवृत अंतराल के मध्य का आ गया। इस प्रकार हम लिख देंगे रोले की प्रमेय का सत्यापन हुआ। स्टूडेंट ये तो हमारा सवाल था 7.6 का पहले का पहला, 7.6 का पहले का पहला, जो भूल बस उसमें वैल्यू गलत ले ली थी, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, और ये हमने इसको सोल्व कर दिया है, आपको मैंने पूरा बता दिया है। ये तो था 7.6 का पहले का पहला सवाल। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 8.2 की हम बात करते हैं। स्टूडेंट इसमें क्या है, आज मैं सिर्फ इसी चैप्टर के केवल और केवल 4 बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा इस पूरे चैप्टर में 5 टॉपिक है मेन। पहला टॉपिक जो मैंने कल पढ़ाया आपको, रेट ऑफ चेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स,
जैसे हमें आयतन में परिवर्तन चाहिए था, क्षेत्रफल में चाहिए था, परिधि में चाहिए था, त्रिज्या में चाहिए था, कोण में चाहिए था, दूरी में चाहिए था, ये सब कि डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज इन रेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट अब जो आ जाएगा वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर आएगा मैक्सिमा, मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और इंटरवल फाइंड आउट करना जिसमें दिया गया अंतराल वर्धमान है, राशमान है। तो और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ढाल है, स्पर्श रेखा है, ये सब 5 तरह के टॉपिक हैं, इनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इन सबको मिलाना नहीं है, सबको अलग अलग रखना है, सेपरेट रखना है। 101% इस चैप्टर में से 2 सवाल आते हैं, जो 2 सवाल कौन से आगे आते हैं, या 5 टॉपिक है, जिन 2 टॉपिक में से सवाल लास्ट ईयर आ गया उनको छोड़ के बाकी बचे में से 2 आएंगे। ज्यादातर सवाल आता है अंतराल ज्ञात करने का, स्पर्श रेखा का या मैक्सिमा और मिनिमा। इन 3 में से 2 सवाल 101%, 99% इनमें से ही सवाल पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्धमान और राशमान। आइए स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं सबसे पहले वर्धमान, इंक्रीजिंग, और इसका रिलेटिव वर्ड है निरंतर वर्धमान। ओके, एक फलन लिया मैंने f(x) इज इक्वल 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा लिया मैंने कि f(x) और इज इक्वल 1/x स्क्वायर ले लेते कोई। चलो इसका थोड़ा सा वैल्यू अलग आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मैं यहां पर इसको ले लेता हूं, सेम ही ले लिया मैंने, बट यहां पर मैंने x को प्रतिबंधित कर दिया कि तुम केवल क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, और नेचुरल में चलो मैंने चेंज करता हूं, ये लो। ओके, एक तो मैंने ये लिया और एक ये लिया। पहले सोचा था वो भी ठीक है, चल रहा है, सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मैंने इजी कर लिया कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए इसको चेंज कर। आइए इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट पहले सबसे पहले क्या देखना है, वर्धमान और राशमान में फलन को लेते ही पहले ये चेक करना है कि क्या ये फलन किसी बिंदु पर शून्य हो रहा है, क्या किसी बिंदु पर फलन का मान शून्य हो रहा है क्या, ये पॉइंट सबसे पहले दिमाग में नोट करना चाहिए। नोट किया, सोचते हैं किस पे होता है, जीरो कब होगा, जब इस बेस का वैल्यू जीरो होगा तभी जीरो होगा, पावर से तो जीरो होने और नहीं होने कोई ताल्लुकात नहीं होता। बेस को चेक करते हैं किस पे जीरो आता है, x इज इक्वल हाफ पे जीरो आ रहा है। हुआ x का वैल्यू जब 1/2 रखा जाए, 1/2 रखा जाए, तब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आइए हम आगे बात करते हैं, आगे हम इसको ले चलते हैं, तो x इज इक्वल हाफ पे जीरो हो जाएगा, बट अदर नंबर पे चेक करो, आधे को छोड़कर, आधे को मान लो मैंने एक रख दिया, 2 एकम 2, 2 में से एक गया, एक बचा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, पॉजिटिव है। यहां चलो मैंने माइनस का 2 रख दिया, माइनस का 2 रखा तो ये हो गया माइनस के 4 और माइनस का 1 माइनस के 5 स्क्वायर किया, फिर प्लस का। मैंने 10 रखा, 10 दूना 20, 20 और 1 10 रखा, 10 दूना 20, 20 में से एक गया 19, 19 का स्क्वायर 361, फिर प्लस का। माइनस का 10 रखा, माइनस के 20, माइनस का 1, माइनस के 21 स्क्वायर किया तो माइनस के 441, सॉरी प्लस के 441, ये तो बढ़ता जा रहा है, केवल इसके ऊपर जीरो हो रहा है, बाकी सब पे जीरो से बड़ा आ रहा है, प्लस का ही आ रहा है। ऐसा फलन जो अंतराल के किसी एक बिंदु या उसके कुछ बिंदु समूहों पर उसके परिवर्तन की जो दर है या तो स्थिर हो जाए या फिर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। पहले इसे समझाऊंगा मैं, फिर एग्जांपल लूंगा। आइए इधर, इस फलन में x इज इक्वल हाफ पर इसका मान न्यूनतम है, वो है 0,
और बाकी सब पर मान 0 से बड़ा ही बड़ा है। समझ में आ गई? इसलिए ये फलन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता हुआ फलन। इंक्रीजिंग की अपन ग्राफिकली बात करें, थोड़ा सा देखें, मैंने ये लिया कि ये बढ़ रहा है, फिर यहां ऐसे कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया। इतने अंतराल में रेट ऑफ चेंज बदली नहीं बदली। देखो यहां स्थिर है, जितना वैल्यू यहां पर था उतनी वैल्यू है। तो परिवर्तन की दर क्या है? यहां पर 0 है, तो यहां पर परिवर्तन की दर क्या होगी? 0 होगी। और यहां परिवर्तन की दर अलग है, देखो बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, यहां 0 होगी, फिर बढ़ रहा। ऐसा फलन है जिसमें किसी बिंदु या किन्हीं बिंदु समूहों पर परिवर्तन की दर 0 रहती है, बाकी पर परिवर्तन की दर धनात्मक रहती है। ऐसा फलन, देखो इसके अनुसार, दोनों के अनुसार सुनना, इसके अनुसार परिभाषा सुनना, ऐसा फलन जो किसी बिंदु या बिंदु समूह पर परिवर्तन की दर उसकी 0 रहे, बाकी बिंदुओं पर परिवर्तन की दर सदैव धनात्मक रहे, उसे वर्धमान फलन कहते हैं। अब इसके अनुसार सुनिए, ऐसा फलन जिसका अंतराल के किसी एक बिंदु पर मान 0 हो जाए, बाकी पर 0 से बड़ा ही बड़ा रहे, तो उसे वर्धमान फलन। समझ में आ गई? वापस सुन लेना, ऐसा फलन, पहले इसके अनुसार सुन लो, ऐसा फलन जो किसी अंतराल के किसी बिंदु या बिंदु समूहों पर जिसके परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज क्या हो जाए? 0 हो जाए। मान लो यहां 100 रुपए कमा रहा तो यहां भी 100 कमा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, चेंज हुआ ही नहीं, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगी? 0 होगी। ये रेट ऑफ चेंज क्या होती है? डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, परिवर्तन की दर परसेंट में निकालते हैं। यहां परिवर्तन हुआ ही नहीं, यहां भी 100 रुपए कमा रहा है, यहां भी 100 रुपए कमा रहा है, परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो रेट में चेंज कहां से हुआ? रेट में चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा क्या हो गया? 0 हो गया। डेल्टा 0 हो गया, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगी? 0 होगी। ऐसा फलन जिसके परिवर्तन की दर उस अंतराल के किसी बिंदु या बिंदु समूह पर 0 रहती है, अंतराल की दर बोला है मैंने, अंतराल नहीं बोला, अंतराल की दर क्या रहती है? 0 रहती है, और बाकी पर अंतराल की दर धनात्मक रहती है, तो उसको हम वर्धमान फलन कहते हैं। समझ में आ गई? और इसके अनुसार सुनिए, ऐसा फलन जिसका मान किसी एक बिंदु पर, यहां परिवर्तन दर नहीं बोल रहा हूं, जिसका मान किसी एक बिंदु पर 0 होता है और शेष बिंदुओं पर मान सदैव धनात्मक रहता है, उसे वर्धमान फलन कहते हैं। समझ में आ गई? अब निरंतर शब्द की बात करते हैं। जैसे सपोज करो इसमें +1 होता, तो इसका मान कभी 0 होता ही नहीं। देखो इसका मान 0 आता x बराबर 1/2 पर, इसका 0 हुआ है पर प्लस में 1 पड़ा है ना, तो 0 कहां हुआ? केवल एक बिंदु x बराबर 1/2 पर इसका मान 0 होगा। जब इसका मान 0 होगा तब पूरे फलन का मान तो 0 नहीं हुआ ना, यानी इसका मान x बराबर 1/2 पर भी 0 नहीं हुआ। किसका? फलन का, इसका ही हुआ 0। x बराबर 1/2 पर केवल इतने का मान तो 0 हुआ, फलन का मान 0 थोड़ी हो गया, प्लस में 1 पड़ा है। इट मीन्स x के किसी भी मान के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए f(x) का मान सदैव धनात्मक ही रहेगा, 0 होगा ही नहीं। ऐसा फलन जिसका मान उस अंतराल के सभी बिंदुओं पर धनात्मक रहे, कभी भी 0 नहीं हो, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो, सदैव 0 से बड़ा ही बड़ा रहे, उस फलन को निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं। और निरंतर वर्धमान फलन। अब सुनिए, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, कहीं भी स्थिर नहीं हुआ, बढ़ रहा है, बढ़ने की दर चाहिए, यहां कम है, यहां एकदम से बढ़ा, यहां धीरे धीरे बढ़ा, और बढ़ी तो बढ़ रहा है। कहीं भी परिवर्तन, द रेट ऑफ चेंज कभी भी कांस्टेंट नहीं हुई, स्थिर नहीं हुई। जब रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो जाती तो परिवर्तन की दर क्या हो जाती? 0 हो जाती। समझ में आ गया? ऐसा कहीं नहीं है कि यहां पर भी 100 है मान तो यहां पर भी 100, यानी रेट ऑफ चेंज 0 है, डेल्टा 0, यानी दर क्या होगी? 0 होगी। ऐसा कहीं नहीं है। ये निरंतर वर्धमान फलन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया?
निरंतर वर्धमान, स्टिकली इंक्रीजिंग, और ये किसका है? ओनली इंक्रीजिंग। ऐसा फलन जो अपने अंतराल के सभी बिंदुओं पर सदैव धनात्मक रहता है उसे निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं। आई इतनी बात समझ में? और आगे देखिए, आप दूसरा बिंदु लेता हूं, मैं इधर ले लेता हूं ताकि आप थोड़ा समझ में मजा आ जाए। ये यहां ले लेते हैं दूसरा बिंदु, राशमान, और इसका भाई है वही निरंतर राशमान। ओके, एफ एक्स इज इक्वल x -1, चलो कुछ भी लिख दो, ये लिख दिया मैंने, माइनस, बहुत सरल सा एग्जांपल देता हूं, ये लो। तो x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू क्या हो गया? यदि x का वैल्यू मैं -1 रखता हूं तब इसका मान 0 होगा, यानी तब फलन का मान 0 होगा। x का वैल्यू -1 है तब 0 है, पर बाकी x बराबर -1 के अलावा कुछ भी रख दूं इसका मान पॉजिटिव बनेगा। उसके पहले माइनस पड़ा है, फंक्शन का मान नेगेटिव बनेगा, यानी x बराबर -1 के अलावा अंतराल के सभी बिंदुओं पर फलन का मान सदैव ऋणात्मक रहेगा। यानी x बराबर -1 पर तो 0 रहेगा, बाकी सब पर 0 से छोटा रहेगा। जब किसी फलन का दिए गए अंतराल के किसी एक बिंदु पर मान 0 होता है और शेष बिंदुओं पर फलन का मान 0 से छोटा होता है, ऋणात्मक होता है, तो इस प्रकार के फलन को हम ह्रासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब इस तरह की बात करें ग्राफिकल, इसको चेंज करें हम कि हमने लिया f(x) और ये लो सर, इस फलन में हम क्या करें, 1 - x = 0, यानी x = +1 रखा जाएगा, x का मान 1 रखा जाएगा, x का मान 1 रखा जाएगा, इसका मान -2 आएगा। इस पद का मान तो x बराबर 1 रखने में 0 हो जाएगा, परिवर्तित सिर्फ ये पद ही होगा, ये तो कांस्टेंट है, न तो घटेगा न बढ़ेगा, 2 का 2 ही रहेगा, माइनस का तो माइनस का 2 ही रहेगा। इसका मान x के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होता रहता है। सबसे कम मान कितना होगा, जब x का मान 1 रखूंगा तो इसका मान 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा। ये प्लस का प्लस करेगा और भी बढ़ता जाएगा। पर यदि इसके पहले भी क्या होता, माइनस होता, इसके पहले क्या होता, माइनस होता, तो पूरा मान क्या होगा, माइनस का हो गया। इसका मान तो x बराबर 1 पर 0 हो जाता, पर क्या पूरे फलन का मान 0 हो गया? इसका मान 0 हुआ तो इतना पद 0 हो गया, बचा क्या, -2। तो जब x बराबर 1 रखा जाए तो फलन का मान -2 तो आ रहा है ना, 0 तो नहीं हुआ ना। इसका मान केवल x बराबर 1 पर ही 0 होगा, बाकी पर 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। पर इसके पहले क्या लगा, माइनस, तो पूरे पद का मान क्या रहेगा, हमेशा 0 से और 0 से छोटा, 0 और 0 से छोटा। अब पूरे फंक्शन की बात करें, इसमें -2 जुड़ गया, जब ये 0 होता है तब भी फलन का मान -2 रहता है, यानी पूरे फलन का मान x बिलोंग्स टू r के लिए सदैव 0 से कम ही रहता है, सदैव 0 से छोटा ही रहता है, कभी भी 0 नहीं होता है। अतः ये फलन निरंतर ह्रासमान की श्रेणी में आता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो दोनों का कि यह है ऐसे,
ऐसे देखो, यहां से घटने लगा, घटा, पर यहां स्थिर हो गया। ओके, यहां न घटा न बढ़ा, सेम रह गया। रेट ऑफ चेंज क्या हो गई, 0 हो गई। और यहां पर क्या, फिर घटने लग गए। तो इस यहां से लेकर यहां तक के, यहां से लेकर यहां तक के पूरे अंतराल में पढ़े तो थोड़ी दूर में यहां पर घटा, फिर यहां रेट ऑफ चेंज क्या हो गई, 0 हो गई, फिर घटा। तो ऐसा फलन जिसका किसी अंतराल में जो रेट ऑफ चेंज है, कुछ बिंदु, एक बिंदु या कुछ बिंदु समूहों पर रेट ऑफ चेंज 0 रहे, बाकी पर रेट ऑफ चेंज ऋणात्मक रहे, राशमान रहे, तो उसे क्या कहेंगे, राशमान फलन कहेंगे। और ऐसा फलन, ये लो सर, घटी घट रहा है, ये लो थोड़ा सा ऐसा कर लो, ये लो, ये घटी घट रहा है, यहां से चले घटता 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 यहां आ गए। इसमें कभी कांस्टेंट नहीं हुई, रेट ऑफ चेंज कभी स्थिर हुई नहीं, घट ही रही है, चाहे वो धीरे धीरे घट रही है, चाहे तेजी से घट रही है। तो इस प्रकार के फलन को निरंतर राशमान फलन कहते हैं। तो आइए फिर एक बार बात करते हैं हम कि ऐसा फलन जिसका मान अंतराल के किसी एक बिंदु पर 0 हो और बाकी बिंदुओं पर 0 से सदैव कम रहे, तो उस फलन को राशमान फलन कहते हैं। और ऐसा फलन जिसका मान उस अंतराल के किसी एक भी बिंदु पर 0 नहीं हो, उस प्रत्येक बिंदु, सभी बिंदुओं पर 0 से सदैव कम ही कम रहे, तो उसे निरंतर राशमान फलन कहते हैं। ये स्टूडेंट हमारा परिचय था। अब हम चलते सवाल में। सवाल क्या होगा, आइए सवाल की बात करते हैं। सवाल क्या होगा, हमारा सवाल होगा हमारा सवाल आज हम बात करेंगे 8.2 की। सबसे पहले मैं एक ऐसे सवाल को लेकर आपके सामने पेश करता हूं जो 101% आने के चांस होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, और वो एग्जाम पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। बहुत मजा आएगा देखो सवाल को पढ़ने। सिंबल के रूप में भी आप इसको पढ़ चुके, मैंने सिंबल के रूप में बुक में पढ़ा, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंबल में मैंने आपको बोला कि fx, ये लो लिख दूं, आपको लगता है बुक में पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो है केवल वर्धमान का, ये सिंबल है निरंतर वर्धमान, वर्धमान निरंतर वर्धमान, बुक में पढ़ा, देख लेना, पढ़ लेना, मैंने समझा दिया पूरी भाषा से, विस्तार से, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कई एरर नहीं आएगी। और ये रहा राशमान का, और ये रहा निरंतर राशि। देख लेना, वर्धमान निरंतर वर्धमान, राशमान निरंतर राशमान। ओके, ये चारों पॉइंट है सिंबल के हिसाब से। बाकी मैंने इंटीरियर जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसको एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ता हूं। मैं जो लेना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल है मेरे पास, वो है f(x) = 2x क्यूब है। थोड़ा देख लेता हूं, कई बार सवाल ही हम गलत उतार लेते हैं, उससे काफी इफेक्टिव होता है हमारा रिजल्ट, और जो भी हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो दोनों काफी इफेक्ट हो जाते हैं। तो आइए, वो है हमारा +12x एंड +3 ओके। बहुत ही, एक बार फिर से, 2x³ - 9x² + 12x और +3, ये हमारा सवाल है स्टूडेंट्स। देखिए, आइए इसको हम आगे ले चलते हैं। क्या सवाल कह रहा है, हमें कह रहा है कि सवाल के लिए वो अंतराल ज्ञात कीजिए, वो क्लास इंटरवल ज्ञात कीजिए, वो नंबर इंटरवल पता कीजिए जिसमें दिया गया फलन वर्धमान है, राशमान है, या निरंतर वर्धमान है, निरंतर राशमान है। कौन सी प्रॉपर्टी रखता है वो अंतराल हमें इसके लिए ज्ञात करके बताइए। जब अंतराल ज्ञात करना हो तो स्टेप सुन ले, पहले से ही फिक्स है, ये कोई परिवर्तन नहीं है। जब अंतराल ज्ञात करना हो तो दिए गए फलन का प्रथम अवकलज ज्ञात कीजिए, दिए गए फलन का प्रथम अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रथम अवकलन करने पर जो आता है उसको 0 के बराबर रखिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, यही इस सवाल का नतीजा है। पहली दफा अवकलन कीजिए, अवकलज को 0 के बराबर रखिए, 2 स्टेप समझ में आ गई।
अवकलज को 0 के बराबर रखने पर समीकरण बनेगा, उस समीकरण में x के मान ज्ञात कीजिए। 1 आए, 2 आए, 3 आए, कितनी भी आ सकते हैं। संख्या हमारे पास माइनस अनंत से प्लस अनंत तक वास्तविक संख्या होती है, उसमें से जो x के मान आए उनको लेकर अंतराल बनाइए। अंतराल 2 बने, 3 बने, 4 बने, बन गए। प्रत्येक अंतराल में से मान लेकर प्रथम अवकलज में रखिए, प्रथम अवकलज में रखिए, क्योंकि जब मैंने अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कहा था रेट ऑफ चेंज, यानी प्रथम अवकलज क्या है, उस राशि में अन्य राशि के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज को dy बाई dx या dt बाई dx या d थीटा बाई dx, इससे हम शो करते हैं। सुनना, पहला स्टेप था दिए गए फलन का अवकलन कीजिए, प्रथम अवकलज ज्ञात कीजिए। दूसरा काम था हमारा कि दिए गए फलन के प्रथम अवकलज को 0 के बराबर रखिए, फिर x का मान ज्ञात कीजिए। चौथा काम माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में अंतराल बनाइए, और पांचों काम प्रत्येक अंतराल में से मान उठा उठा के आप किस में रखिए, प्रथम अवकलज में रखिए। चेक करिए, प्लस का आ रहा है तो वर्धमान है, माइनस का आ रहा है तो राशि। और याद रखना, यदि वो अंतराल बनाया और उनमें आपने छोटा कोष्ठ लगाया है, यानी उनको विवृत अंतराल के रूप में लिखा है, तो 101% उस अंतराल में सदैव वो फलन निरंतर वर्धमान और निरंतर राशमान चेक होगा, केवल वर्धमान और केवल राशमान नहीं। आपको केवल वर्धमान और केवल राशमान चेक करना है, तो जिसमें निरंतर वर्धमान आ रहा है उसके कोष्ठक को बड़ा कर दो, यानी संवृत कर दो, तो वो केवल वर्धमान हो जाएगा, और उसको कोष्ठक छोटा कर दो तो निरंतर वर्धमान। समझ में आ गई? समझ में आ गई? ये तो स्टेप्स हैं। अब मैं कर रहा हूं उन स्टेप्स को वापस एक एक करके बोलूंगा। पहली स्टेप, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। यहां लिखूंगा फलन के चरम मान हेतु, हमेशा लिखना है फलन के चरम मान हेतु क्या होता है, प्रथम अवकलज को 0 के बराबर रखा जाता है। 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल 0। 6 का भाग देंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो x माइनस 2 आएगा और x माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 0। यानी या तो हमारे पास में x का मान हो गया प्लस का 2, और या फिर इतनी बात सबको समझ में आ रही, हो गया प्लस का 1। दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की, कम से कम एक तो आएगी, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है। मैं सिंपल वे में काम करूंगा, इसका दूसरा रूप भी है, दूसरा फॉर्म भी है, दूसरा तरीका भी है इसके आगे हल करने का, वो भी बताऊंगा। और पहले जो सिंपल वे जो अपने को इजी को समझ में आता है वो बताऊंगा, जो एनसीईआरटी पहले चला करता था। आइए, आप कहेंगे क्योंकि x बराबर 1 तथा 2 वास्तविक, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, वास्तविक संख्या है। और नेक्स्ट ईयर से तो एनसीईआरटी अब लागू होनी है। संख्या रेखा को 3 असंयुक्त अंतरालों माइनस इनफाइनिट कोमा 1, दूसरा 1 कोमा 2, तीसरा 2 कोमा प्लस इनफाइनिट में विभाजित करता है। कौन? x बराबर 1 और x बराबर 2। सपोज करना, मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, इधर माइनस इनफाइनिट है, इधर प्लस इनफाइनिट है, यहां पर 0 है, एक उत्तर आया x का 1, एक आया 2। तो ये संख्या रेखा कितनी जगह से कटी? यहां से कटी, यहां से कटी, एक भाग इधर बच गया, एक इधर बच गया, एक बीच में आ गया, 3 इंटरवल बन गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यस, समझ में आई बात? अब
हमें पता है कि x का वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है। जब 1 रखते हैं तो फलन के प्रथम अवकलज का मान 0 आएगा। ये रहा प्रथम अवकलज, x का मान 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, पूरा पद क्या है 0। x बराबर 1 पर प्रथम अवकलज f डैश 0 हो रहा है, x बराबर 2 पर भी 0 हो रहा है। यस और नो? पर इसके इधर क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके इधर क्या हो रहा है, इसको चेक करना है, वो देखिए। आइए यहां पर क्या है, इन दोनों को आप जजमेंट करिए। पहले मैं ऐसे ही टेक्निकली बताऊंगा। टेक्निकली क्या है, जजमेंट करिए। जब x बराबर 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो 1 से कम रखने पर तो माइनस का आएगा। समझा? x बराबर 1 पे 0 आ रहा है, x बराबर कम रखूंगा, x का वैल्यू कम रखूंगा तो माइनस का आएगा। जब 1 पर 0 आ रहा है, 1 से कम रखने पर 0 आ रहा है, तो यहां पर जब मैं 2 से यहां पर 1 से कम रखूंगा तो ये भी माइनस का आएगा। देखना 1 पर 0 आ रहा है, 1 से कम मान लो आधा है, अपनी बात सिंपल बात समझो ना, आधा रखा तो माइनस का आधा आ गया, आधा रखा माइनस का क्या आ गया, 1.5 आ गया। दोनों माइनस के कोष्टक गुणा हो रहे हैं तो प्लस के हो गए, यानी 1 से कम रखा तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों प्लस हो गए, यानी पॉजिटिव आ गया। किसमें, 1 से कम रखने पर पॉजिटिव आया, और जो पॉजिटिव होता है तो उसे वर्धमान कहा जाता है। अंतराल के लिए तो निरंतर होगा, और जब इसको शामिल करेंगे तो केवल वर्तमान होगा। समझिए कैसे, मैंने क्या बोला वापस समझो। 1 से कम रखा, मान लो आधा रखा, समझ में आ गया, आधा रखो, 0 रख दो ना, ये 0 रख दिया तो -1, 0 रखते हैं ये भी -1, -2, -1 प्लस का 2 हो गया, पॉजिटिव हो गया। 1 से कम की बात करो, 1 से कम -5 रख दिया, ये -5 तो -6, -5 -7, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, पॉजिटिव। 1 से कम रखने पर प्रथम अवकलज f डैश का मान 0 आ रहा, 0 नहीं आ रहा, 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, 0 से बड़ा आ रहा है, यानी जब 0 नहीं है, 0 से बड़ा ही बड़ा आए तो क्या हो गया, निरंतर वर्धमान हो गया। तो यहां हम कहेंगे -∞ से 1 इस अंतराल में तो है निरंतर वर्धमान। सुनिए मेरी बात को, यहां तो निरंतर वर्धमान है, पर यदि मैं इसके कोष्टक यूं लगा देता हूं, इनफाइनाइट के बगल में कभी भी बड़ा कोष्टक नहीं लगता है, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट, सो यहां पर छोटा कोष्टक आएगा। यहां देखिए ये हो गया, तो यहां पर केवल वर्धमान होगा, क्योंकि 1 के ऊपर 0 भी होता है। इस अंतराल में 1 शामिल है, यहां शामिल नहीं है, 1 पर 0 होता है, यहां 1 शामिल नहीं है, तो 0 कभी होगा ही नहीं, हमेशा 0 से बड़ा ही बड़ा आएगा, तो निरंतर वर्धमान। यहां 0 भी आएगा, 0 से बड़ा भी आएगा, केवल वर्धमान। आई बात समझ, टेक्निकली समझो। फिर इसके बीच की बात करता हूं, 1 और 2 के बीच की बात, यानी 1 से बड़ा, 2 से छोटा। 1 से बड़ा 1.5 ले लिया, 1.5, 1.5 लिया 1.5, तो ये पॉजिटिव हो गया। 1.5 में से 1 आधा बचेगा प्लस का, और यहां 1.5 - 2 तो माइनस का आधा बचेगा। ये प्लस का यार, ये माइनस का यार, विपरीत निशान गुणा होते हैं, ऋणात्मक उत्तर आता है, यानी माइनस का उत्तर आएगा। किसका मान आएगा, f डैश का मान। जिस अंतराल में f डैश का मान ऋणात्मक आता है वो निरंतर राशमान होता है, यानी -1 से लेकर 1 से लेकर 2 के बीच में हो गया निरंतर राशमान। क्या होगा, निरंतर राशमान। और यदि यहां कोष्टक को बड़ा कर दिया जाए 1 को मात्र, तो यहां केवल राशमान होगा, निरंतर नहीं होगा, क्योंकि इस पर भी 0 होता है, इस पर भी 0 होता है, बाकी बीच वालों के ऊपर 0 से कम होता है। यदि किसी अंतराल के किन्हीं बिंदुओं पर फलन के प्रथम अवकलज का मान 0 होता है और बाकी पर 0 से कम हो रहा है, तो क्या होगा, केवल राशमान। आई बात समझ में? तो यहां देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो एक सिंपल वे में बात की थी। अब यहां जो कंक्लूजन निकल के आया उसमें से एक लाइन निकाल लें आप, बहुत सुंदर लाइन है। ऐसा फलन जिसके प्रथम अवकलज, याद रखें, ऐसा फलन जिसके प्रथम अवकलज का मान जिस अंतराल में 0 से सदैव छोटा रहे, निरंतर राशमान, जिस अंतराल में 0 से बड़ा रहे,
निरंतर वर्धमान। यदि किसी फलन के प्रथम अवकलज का मान किसी अंतराल में 0 से छोटा रहे, ऋणात्मक रहे तो राशमान, धनात्मक रहे तो वर्धमान। और कैसा? निरंतर वर्धमान और निरंतर राशमान। ठीक है। यदि किसी फलन के प्रथम अवकलज का मान किसी अंतराल में सदैव ऋणात्मक रहे, 0 हो ही नहीं तो निरंतर राशमान, और किसी अंतराल में सदैव धनात्मक रहे तो निरंतर वर्धमान। अब दूसरी सुनना, यदि किसी फलन के प्रथम अवकलज का मान किसी अंतराल के कम से कम एक बिंदु पर 0 और बाकी पर 0 से कम रहे तो राशमान, और किसी एक बिंदु पर 0 और बाकी पर 0 से बड़ा रहे तो वर्धमान कहलाता। ये लास्ट कंक्लूजन है इस आज के टॉपिक का, जो आप याद रखें और इसके आधार पर हम सवाल करेंगे। कल आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमने इसके बारे में जाना, इसकी डिटेल को पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिपेंड इस चैप्टर का ध्यान देना। वो जो मैंने पहले एग्जांपल एक सिंपल वे में आपको बात की थी, सिंपल वे में बात की थी, यानी वो एक्चुअल में फलन कोटि उच्चतम और न्यूनतम कोटि बता रहे थे, तो उनके आधार पर अपन वर्धमान राशमान को अपन डिफाइन कर रहे थे। बट एक्चुअल में जो मैं इधर डायग्रामेटिक बता रहा था, रेट ऑफ चेंज डिपेंड हमेशा रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड आउट किया जाता है। तो यहां पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मीनिंग है कि प्रत्येक फलन का पहली दफा अवकलन करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, x का मान निकालेंगे, अंतराल तैयार करेंगे, उन अंतराल में से वैल्यू रख रख के देखेंगे। इसको मैं आगे कल और बताऊंगा। चलो आज इसको पूरा कर देता हूं, 2 मिनट और लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए, कैसे सर पूरा तो हो गया? कैसे पूरा हो गया? ये मैंने टेक्निकली बताया था। रिटर्न में एक दूसरा तरीका और बताता हूं मैं, जो अपन बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको वो कंफ्यूजन दूर करेगा कि वास्तव में हाँ ऐसा हो रहा है। देखो अभी आपको मैं उसके बारे में बताता हूं। आइए, मैंने पहली दफा ये लिया और मैं लिख रहा हूं कि यहां से वैल्यू ली, मैंने -1 ले लिया, बिलोंग्स टू -∞, 1 से लिया और f डेस में -1 रखा। -1 रखने पर मेरे पास था वैल्यू -1, -2 और -1, -1 दोनों पॉजिटिव हो गए, यानी f डेस -1, ये पॉजिटिव वैल्यू आया। कितना? -3 और -2, तो -3 -2 +6 हो गया, ग्रेटर देन 0 है। यहां लिखते इसी प्रकार, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इसी प्रकार हम अन्य बिंदुओं पर भी ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞, 1 के लिए f डेस x ग्रेटर देन 0 होगा। अर्थात x बिलोंग्स टू -∞, 1 में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान फलन है। भाषा सुन ले आराम से, निरंतर वर्धमान फलन। आइए स्टूडेंट्स, हो गया। जो रिटर्न में बहुत शानदार तरीका आपकी कि आपको चेक करना है कि कौन से अंतराल में वर्धमान है, कौन से में राशमान है। तो उन अंतराल में से मान, कोई भी मान उठाकर, उसके बीच में से कोई भी मान उठाकर प्रथम अवकलज में रखना, उसका मान ज्ञात करना। यदि धनात्मक आए तो निरंतर वर्धमान होगा, ऋणात्मक आए तो निरंतर राशमान होगा। धनात्मक आया तो ये भाषा हो जाएगी कि इस प्रकार हम अन्य बिंदु, ये तो एक है, आप कोई केस आए तो एक बिंदु लिया, क्या पता बाकी पर आएगी, बाकी पर सब पे इनमें से आपको जो मर्जी उसके बीच में मान रख के चेक करना, बड़ा ही आएगा। तो
तो आप कहेंगे इस प्रकार अन्य बिंदुओं पर भी ज्ञात कर सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू इसके लिए f डे सदैव 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा अर्थात इस अंतराल में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान फलन है। आगे बात समझ। फिर इसमें से वैल्यू रख के देखेंगे, पॉजिटिव आता है तो निरंतर वर्धमान, नेगेटिव आता है निरंतर राशि। फिर इसमें से रख के देखेंगे, मान लो यहां से रखेंगे 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 अनंत कोई भी मान रख दिया, तो इसमें से रखेंगे और रख के देखेंगे यदि पॉजिटिव आया तो क्या कहेंगे निरंतर वर्धमान और नेगेटिव आया तो निरंतर राशि। ये स्टूडेंट सिंपल सा परिचय था। मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पर डेरिवेटिव का उपयोग करेंगे। हमने शुरू में जो एग्जांपल लिया था डायरेक्टली हम इसको वर्धमान राशिमान कह रहे थे, ठीक है, वो भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही वर्ड है और एग्जांपल है, बहुत अच्छा था, गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, पर वो एक डायरेक्टली शो करता है कि ये फलन है वो मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करने वाला है, मिनिमम को, मैक्सिमम मिनिमम का ही एक सिंपल फॉर्म होता है, इसलिए मैंने वो आपको सिंपल एग्जांपल दिया। अब डायरेक्टली वहां पर जो एक्चुअल मेन जो टॉपिक है, मेन जो लिखने का तरीका है, मेन जो इसे हल करने का तरीका उस पर ले आया हूं कि फलन लीजिए, फलन का पहली दफा अवकलन कीजिए, अवकलन को 0 के बराबर रखिए, x का मान ज्ञात कीजिए, x के मान से अंतराल बनाइए, जितने x के मान होंगे उनसे एक ज्यादा अंतराल बनेगा, 2 मान है तो 3 बनेंगे, 3 है तो 4 बनेंगे, 4 है तो 5 बनेंगे, और फिर प्रत्येक अंतराल में से मान उठा के प्रथम अवकलज में रखना है। यदि 0 से बड़ा आया है तो निरंतर वर्धमान है, छोटा आया है तो निरंतर राशि। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियो को ढंग से देखें, एग्जाम्पल करें, बाकी बातें हम कल करेंगे।